हम्म क्या हो अगर आपका बोला गया एक बिल्कुल सटीक सच किसी की जान ले ले? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ ना। मतलब बचपन से ही हमें एक नियम रटाया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा सच बोलो। बिल्कुल, जैसे कि दुनिया की हर चीज बस ब्लैक एंड व्हाइट हो। एकदम सही। लेकिन आज हम जिस स्रोत का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं उसका शीर्षक है सत्यम, द फाउंडेशन ऑफ बेनेवोलेंस एंड स्पिरिचुअल विक्ट्री। और मैं इस चर्चा का होस्ट हूँ और मेरा मिशन सिर्फ सत्य की कोई पुरानी किताबी परिभाषा रटना नहीं है। जी, मैं आपकी विशेषज्ञ के तौर पर आज यहाँ हूँ और सच कहूँ तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्य कैसे हमारे अवचेतन मन को चलाता है। बिल्कुल, कैसे ये हमारी उम्मीदों को एक बायोलॉजिकल स्तर पर प्रभावित करता है। और कैसे ये हमें मानसिक टकरावों में एक अजेय ताकत दे सकता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस रिसर्च का जो सबसे पहला हिस्सा है वो मानव शरीर को एक यंत्र यानी मशीन बताता है। हाँ, एक मुख्य यंत्र जिसके 5 उपयंत्र यानी सब मशीन्स हैं। अच्छा। और इन पांचों के सही संतुलन से ही इंसान ठीक से काम कर पाता है। जो दूसरा उपयंत्र है ना, वो है सत्यम। तो मतलब सत्यम कोई बाहरी नियम नहीं बल्कि हमारे शरीर की मशीनरी का हिस्सा है। बिल्कुल, कोई भी इंसान जब कोई काम शुरू करता है तो उसे एक मानसिक संतुलन चाहिए होता है। अगर किसी के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि मैं तो पापी हूँ, या वो लगातार अपराध बोध में जी रहा हो, तो वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। रुकिए, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आत्मविश्वास की पूरी बुनियादी इस बात पर टिकी है कि हम अपने बारे में क्या सच मानते हैं। एकदम सही कहा आपने, और इसका सीधा संबंध बाहरी दुनिया से भी है। वो कैसे? देखिए, अगर किसी के मन में बाहरी दुनिया या लोगों के प्रति कड़वाहट है तो वो उनके साथ कभी सहज व्यवहार कर ही नहीं सकता। सही बात है। सोचिए, अगर कोई किसी का बुरा चाहता है तो क्या वो उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरे आत्मविश्वास से बात कर सकता है? नहीं, उसके व्यवहार में एक हिचकिचाहट तो आ ही जाएगी। बिल्कुल। इन दस्तावेजों के अनुसार बाकी उपायंत्रों के सही तरीके से काम करने के लिए इस दूसरे उपायंत्र यानी सत्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये तो मुझे कुछ एक स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा लग रहा है। अच्छा, वो कैसे? मतलब मान लीजिए कि जो सत्य है हाँ। वो उस मशीन की कोर कोडिंग है। हाँ। अगर उस बेस लैंग्वेज में कोई वायरस आ जाए, कोई करप्शन आ जाए, तो बाकी सारे एप्लीकेशंस क्रैश होने लगेंगे। हाँ, चाहे वो आपकी क्रिएटिविटी हो या फोकस, सिस्टम काम ही नहीं करेगा। ये तुलना बहुत ही सटीक है। और जब हम इस कोर कोडिंग की थोड़ी और गहराई में जाते हैं तो एक और सिद्धांत सामने आता है, आशा का सिद्धांत। आशा? हाँ। मतलब उम्मीद? हाँ, रिसर्च फाइल्स बताती हैं कि आशा इंसान के भीतर एक विशेष मानसिक वृत्ति है और इसका एक बायोलॉजिकल सेंटर भी है जिसे अनाहत चक्र कहा गया है। अनाहत चक्र, ये थोड़ा मिस्टिकल या रहस्यमय लग रहा है। मुझे पता है ये ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान के चश्मे से देखें तो हमारा जो चेस्ट एरिया या हृदय के आसपास का हिस्सा है वो हमारी गहरी भावनाओं का केंद्र होता है। अच्छा, जैसे हम कहते हैं कि सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बिल्कुल। या जब हम निराश होते हैं तो लगता है जैसे दिल बैठ गया है। ये सिर्फ मुहावरे नहीं है, ये हमारे नर्वस सिस्टम का हमारी भावनाओं पर शारीरिक प्रभाव है। अरे वाह! और कोई भी आशा बिना सत्यम के सहारे के कभी पूरी नहीं हो सकती। मतलब अगर कोई सत्य से दूर है तो वो अपनी उम्मीदों को कभी हकीकत में नहीं बदल सकता। मनोविज्ञान ये है कि सत्य से दूर जाने पर इंसान के अंदर एक डर पैदा होता है। और उससे ये जो हृदय का केंद्र है वो कमजोर पड़ने लगता है। जी हाँ, संवेदनाएं खत्म होने लगती हैं। तो आशा चाहे जैसी भी हो, उसका पूरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी कोर कोडिंग में कितने सच्चे हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो दस्तावेज बताते हैं कि आशा चाहे बुरे काम की हो जिसे दुराशा कहा गया है, अच्छा। या किसी तुच्छ काम की हो जिसे नीचाशा कहा गया है, उसका मूल स्वरूप तो एक उम्मीद ही है। और उम्मीद को जमीन चाहिए, जो कि सत्य है। एकदम सही। जो लोग समाज के कल्याण का संकल्प लेते हैं वे असल में अपनी इसी आशा वृत्ति को उच्चतम रूप में अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। हाँ, यहाँ यह विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब तक हम सत्य की बात कर रहे थे, लेकिन इन नोट्स में एक और शब्द का बहुत इस्तेमाल हुआ है, रित। हाँ, रित। और इसकी जो परिभाषा है वो ध्यान खींचती है। कहा गया है घटानाया व्यक्तिकरणम रितम,
जिसका सीधा मतलब है कि जो घटना जैसी घटी है उसे बिल्कुल वैसा ही बता देना। तो अगर वो तथ्यात्मक रूप से 100% सही है तो वो रित है? जी बिल्कुल। अब मैं थोड़ा उलझ रहा हूँ। अगर रित का मतलब सटीक तथ्य है तो क्या सत्य और रित एक ही चीज नहीं हुए? यही तो सबसे बड़ा सवाल है जहाँ लोग उलझते हैं। मतलब अगर तथ्य किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो क्या तथ्य छिपाना सही है? क्या वो मैनिपुलेशन नहीं है? ये एक बहुत ही शानदार काउंटर सवाल है। हम अक्सर तथ्य और सत्य को एक ही मान लेते हैं, लेकिन सदाशिव के नियमों के अनुसार ये बिल्कुल अलग है। अच्छा, कैसे? केवल तथ्य बता देना यानी रित का पालन करना कभी कभी बहुत विनाशकारी हो सकता है। विनाशकारी? तथ्य कैसे किसी का नुकसान कर सकते हैं? इसे एक उदाहरण से समझती हूँ। मान लीजिए एक डॉक्टर है जिसके पास एक बहुत कमजोर दिल वाला मरीज आता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसके पास जीने के लिए केवल कुछ दिन बचे हैं। ये एक अकाट्य तथ्य है। हाँ, बिल्कुल। अगर डॉक्टर उस मरीज के पास जाकर रूखेपन से ये तथ्य उसके चेहरे पर मार दे तो क्या होगा? बाप रे, वो तो सदमे से ही मर जाएगा। बिल्कुल। क्या यहाँ उस तथ्य ने भलाई की? नहीं, उसने जान ले ली। ओह, ये तो पूरी धारणा को ही पलट देता है। इसका मतलब है कि तथ्यों का नंगा सच एक हथियार बन सकता है। जी। तो फिर अगर रित खतरनाक हो सकता है तो सत्य क्या है? यहाँ सत्य की परिभाषा आती है, परहितार्थम वांग मनसो यथार्थत्वम सत्यम। इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि वह अभिव्यक्ति जो दूसरों के कल्याण की भावना से निर्देशित हो, केवल वही सत्य है। अच्छा, मतलब भलाई छुपी होनी चाहिए उसमें। हाँ, नियम ये है कि जहाँ रित और सत्य के बीच टकराव हो जाए, वहाँ हर हाल में सत्य का ही साथ देना चाहिए। लेकिन यहाँ एक पतली लाइन भी तो है ना। कोई ये भी कह सकता है कि मैं अपने फायदे के लिए झूठ बोल रहा हूँ और उसे कल्याण का नाम दे दूं। यह बहुत ही जायज चिंता है। इसीलिए ग्रंथों में भलाई के 4 स्तर बताए गए हैं: हितम, शुभम, कल्याणम और क्षेमण। क्षेमण मतलब? क्षेमण यानी आध्यात्मिक और दीर्घकालिक भलाई। सत्य वह है जो इनमें से उच्च स्तर की भलाई करे, न कि निजी स्वार्थ सिद्ध करे। समझ गया। और परिभाषा में एक शब्द है वांग मनसो। वांग का मतलब केवल हमारी जीभ नहीं है, इसमें हमारी 10 इंद्रियां शामिल हैं। 10 इंद्रियां? हाँ, और मनसो का मतलब है कि कल्याण की भावना सबसे पहले मन के भीतर होनी चाहिए। अगर मन में कड़वाहट है और आप सिर्फ मीठा बोल रहे हैं तो वो पाखंड है, सत्य नहीं। एकदम सही। ये समझना बहुत जरूरी है कि सत्य कोई घटना नहीं है बल्कि एक इरादा है। बिल्कुल, एक शुद्ध इरादा। अच्छा, ये तो बाहरी प्रभाव की बात हुई, लेकिन ये सब हमारे दिमाग के अंदर कैसे काम करता है? फाइलों में एक जगह कारण मन का जिक्र है, ये क्या चीज है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर दिया गया है। हमारा जो कारण मन है वो सब कुछ जानता है। अच्छा? लेकिन वो अक्सर अज्ञानता के बादलों से घिरा होता है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें घुप अंधेरा है। एक अंधेरा कमरा। और उस कमरे के बीचों बीच एक बड़ी लोहे की तिजोरी रखी है जो हीरे जवाहरात से भरी है। ओके। लेकिन अंधेरा होने के कारण इंसान उस तिजोरी से टकराकर गिरता है और खुद को गरीब और लाचार समझता है। हमारा कारण मन भी उसी तिजोरी की तरह है। तो अगर खजाना भी वही है और मैं खुद को भिखारी भी मान रहा हूँ, तो समस्या खजाने की कमी नहीं है बल्कि उस अंधेरे की है। बिल्कुल। इस अंधेरे को कैसे दूर किया जाए? यहाँ क्या चीज रोशनी का काम करती है? यहीं पर हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड और एक विशेष गुण जिसे ऋतुता कहा गया है काम आता है। ऋजुता? हाँ, जो हमारा चेतन मन है ना, वो तो बस एक स्टीयरिंग व्हील की तरह है। असली इंजन रूम हमारा अवचेतन मन है। और ये ऋजुता उस इंजन रूम में क्या करती है? ऋजुता का मतलब है पूर्ण सरलता और सीधापन। जब अवचेतन मन में ये गहराई से बैठ जाता है कि मैं पवित्र हूँ, मैं सबका भला चाहता हूँ, तो ये अवचेतन मन में रोशनी पैदा करती है। बिल्कुल। ये सरलता उस अंधेरे कमरे में रोशनी भर देती है और जैसे ही रोशनी होती है, इंसान का सीधा संपर्क उस असीमित खजाने से हो जाता है। अरे वाह! तो हम कह सकते हैं कि ऋजुता वो फ्लैश लाइट है जो उस अंधेरे कमरे में हमें दिखाती है कि हम कभी गरीब थे ही नहीं। ये एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया आपने। अगर हमारे पास वो सरलता की फ्लैश लाइट नहीं है तो हम बस अपनी ही क्षमताओं से टकराकर दर्द सहते रहेंगे। एकदम सटीक। बिना इस आंतरिक सरलता के इंसान कोई भी आध्यात्मिक छलांग नहीं लगा सकता। ठीक है, अब तक हमने सत्य के सिद्धांत को समझ लिया,
लेकिन अब मैं इसे बिल्कुल जमीनी स्तर पर लाना चाहता हूँ। जी बताइए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम रोज ऑफिस की राजनीति, मीटिंग्स या मानसिक टकरावों का सामना करते हैं। हाँ, रोजमर्रा का संघर्ष। हाँ, तो इस ज्ञान का उपयोग हम एक असली लड़ाई में कैसे कर सकते हैं? ये इस रिसर्च का सबसे रोमांचक हिस्सा है। लड़ाइयां 3 स्तरों पर होती हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अच्छा। लेकिन मुख्य भूमिका मानसिक संघर्ष की होती है। जब कोई व्यक्ति जिसके अवचेतन मन में रुजुता है किसी मानसिक संघर्ष में उतरता है, तो क्या होता है? तो उसके भीतर से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे ओजस कहा गया है। ओजस। और इन फाइलों में एक जगह एक्टोप्लाज्मिक प्रभाव का भी जिक्र है। ये शब्द तो किसी साइंस फिक्शन या भूत प्रेत वाली फिल्म जैसा लग रहा है। मुझे पता है, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक अर्थ बहुत तार्किक है। अच्छा, थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना। देखिए, एक्टोप्लाज्मिक प्रभाव हमारी मेंटल ऑरा है। आपने महसूस किया है कि जब कोई बहुत ही आत्मविश्वासी व्यक्ति कमरे में आता है, हाँ, बिना कुछ बोले ही कमरे का माहौल बदल जाता है। बिल्कुल, सामने वाला व्यक्ति खुद ब खुद थोड़ा दबाव महसूस करता है। यही वो मानसिक ऊर्जा का प्रक्षेपण है जिसे एक्टोप्लाज्मिक प्रभाव कहते हैं। जी, और ये प्रभाव ओजस के कारण होता है। ये तो बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये ओजस सामने वाले को कैसे हरा देता है? उस विरोधी के दिमाग में क्या चल रहा होता है? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि जब मन में ऋजुता नहीं होती, यानी इंसान झूठ बोल रहा होता है, तो उसके दिमाग की तरंगे टेढ़ी हो जाती हैं। टेढ़ी क्यों हो जाती हैं? मतलब झूठ बोलने से उनका आकार कैसे बदलता है? क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं तो दिमाग को एक साथ 2 वास्तविकताओं को होल्ड करना पड़ता है, एक असली सच और दूसरा आपका बुना हुआ झूठ। ओह, तो दिमाग को बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। बिल्कुल, इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। ये मानसिक तनाव आपकी तरंगों को टेढ़ा कर देता है, और विज्ञान का नियम है कि टेढ़ी तरंगों से कभी कोई प्रकाश पैदा नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि सत्य पर टिके रहने वाले व्यक्ति की सीधी तरंगें एक लेजर बीम की तरह हैं, जो किसी भी रुकावट को चीर देती हैं। एकदम सही। जबकि अपराध बोध वाली टेढ़ी तरंगें एक टूटे हुए बल्ब की रोशनी की तरह हैं, जो अंधेरा दूर ही नहीं कर सकती। क्या बात है, बहुत अच्छा विश्लेषण है। विरोधी के मन में टेढ़ी तरंगों के कारण हीन भावना पैदा हो जाती है। वो बाहर से कितना भी चिल्लाए, अंदर से अवचेतन मन कह रहा होता है कि मैं गलत हूँ। जी, वो शारीरिक रूप से लड़ने से पहले ही हार चुका होता है। ये तो पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। बिल्कुल, और जब 2 सीधी मानसिक तरंगे आपस में टकराती हैं, तो घर्षण का प्रकाश पैदा होता है। अच्छा, घर्षण का प्रकाश। हाँ, जो व्यक्ति के पूरे चेतन और अचेतन मन को रोशन कर देता है। उसे ये विश्वास हो जाता है कि मैं सत्य के साथ हूँ, इसलिए मेरी जीत पक्की है। ये चर्चा वाकई दिमाग के जाले साफ करने वाली है। अगर हम आज की इस पूरी यात्रा को समेटें, तो साफ है कि सत्यम कोई उबाऊ नैतिक उपदेश नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक अस्त्र है। हाँ, यह हमारे भीतर असीमित आत्मविश्वास पैदा करने का एक टूल है। सुनने वालों के लिए यह एक बड़ा सबक है कि जब भी जीवन में दुविधा आए, तो केवल तथ्यों के बजाय कल्याणकारी सत्य को अपनाएं। बिल्कुल, क्योंकि वही अवचेतन मन की तिजोरी की असली चाबी है। और यहाँ चर्चा खत्म करते हुए इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? जरा सोचिए, अगर हमारा पूरा समाज सत्यम को छोड़ दे और केवल रित यानी कठोर तथ्यों के आधार पर काम करने लगे, तो क्या होगा? तो क्या उन करोड़ों टेढ़ी मानसिक तरंगों का सामूहिक प्रभाव पूरी मानवता को एक ऐसे पतन की ओर नहीं ले जाएगा जहां हम बिना किसी दुश्मन के ही हार मान लें? ये सोचने वाली बात है। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा और डरा देने वाला विचार है। शायद इसीलिए बचपन में सिखाया गया था कि सच बोलना जरूरी है। ये पूरी प्रजाति को मानसिक रूप से जिंदा रखने का तरीका है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुनने वाले खुद से पूछें, आप जो भी बोल रहे हैं वो रित है या सत्यम?